जो हमारे दिलों में जो जज्बा बना हुआ है वो जज्बा वहीं से, उसी जगह से, वहीं से स्टार्ट करना चाहूंगा। दरअसल बात बहुत मुख्तसर सी है, बड़ी छोटी सी है और समझ में सबके आने वाली है कि एक मुल्क चंदे पे जिंदा, हाथ में कटोरा। किसकी बात कर रहे हैं? क्या गजब है यार, तुम लोग भी पर्यायवाची सब अच्छे तरह से याद करके आते हो। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि एक मुल्क चंदे पे जिंदा और कटोरा हाथ पर, और ऐंठ ऐसी कि रस्सी जल गई। बोलो कौन सा देश? और ये बात यूं नहीं, आप कहेंगे कि ये पढ़े लिखों की बात नहीं होती, यकीनन हो सकता है, लेकिन मैं पढ़े लिखों की बात की तरफ इशारा करूं तो क्या चंदे पे जिंदा नहीं है? और क्या भारत में घुस कर मारा है कि नहीं मारा? और ऐंठ ऐसी हुए कि देखो क्या क्या वहां के जो अखबार और जो तमाम सारे मीडिया हैं उनका मैं जिक्र कर नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं होता, लेकिन वो सब बड़े बड़े जले हुए राख की तरह, लेकिन ऐंठ ऐसी की रस्सी, क्या बताएं। खैर, हम आपको एक छोटी सी बात जो मैंने कहा, ऑडियो में तेज कर देता हूं, स्क्रीन आपके सामने है, जरा उसको गौर कर लें, फिर मेहमानों की तरफ आप रुख करते हैं और बात यहां से शुरू करते हैं कि देखो, अगर बात करनी है तुम्हें तो पहले तो वो लोग सौंपो जो हमने तुम्हें लगातार डोजियर कागजात भेजे हैं, उनको दो। पीओके पे बात करनी है, 33% का जो हिस्सा है कश्मीर का वो उनके पास है, उस पर बात करनी है, जरूर बात करेंगे, हम करेंगे उस पर बात, तैयार हैं। और एक छोटी सी बात और कि वो एक ऐसा मुल्क है जो फौज के हाथ पर है, फौज ही वहां पर है, और फौज जो है, जंग, वहां की फौज के बारे में बता रहा हूं, वो फौज कोई जंग आज तक जीती नहीं। लेकिन एक कमाल की बात और बताता हूं, आज उस पर ताली बजाओगे, लेकिन कोई चुनाव आज तक वहां की फौज हारी नहीं। गजब है, वो आज तक कोई चुनाव, वहां की जंग, वहां की फौज हारी नहीं, लेकिन कोई जंग जीती नहीं। मैं उन पे ज्यादा वक्त नहीं खत्म करता, मैं अपनी जमीन को जानता हूं, जहां खड़ा हूं, मैंने यहीं से बात शुरू की थी, मुख्तसर सी छोटी सी बात थी। मैं एक बार स्क्रीन की तरफ आप सबको इशारा करता हूं, ऑडियो तेज करता हूं और इशारा करता हूं कि वो जो बात है, जो हमारी जमीन है, वहां से शुरू की जाए और बात यहां से बताई जाए। कश्मीर की खुशी किसको खली? 22 अप्रैल 2025। 22 अप्रैल के बाद पूरे देश में दुख था, गुस्सा भी था और बदला लेने की प्रबल भावना थी। एनफ इज एनफ। इस हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में ही रद्द कर भारत लौटे और एयरपोर्ट से ही बैठकों का दौर शुरू हो गया। बिहार की मिट्टी से पीएम मोदी की ललकार ने पूरी दुनिया को आतंकवाद पर बड़ा संदेश दे दिया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 7 मई 2025। पीएम की खुली छूट के बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारत ने पहली बार पाकिस्तान के हार्टलैंड में घुसकर आतंकवादियों के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया और करीब 150 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकाने नष्ट किए। इन 9 आतंकी ठिकानों में 5 ठिकाने पीओके में और 4 ठिकाने पाकिस्तान के अंदर थे। इस हमले में जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिए गए। हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा ट्रेनिंग सेंटर तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में जैश और लश्कर के 5 खूंखार आतंकी मारे गए। इसमें IC 814 हमले का मास्टरमाइंड जैश का मोहम्मद यूसुफ अजहर भी शामिल था।
लश्कर का खालिद उर्फ अबू अकाशा, लश्कर का मुदस्सर खदियान उर्फ अबू जुंदार, जैश मोहम्मद का हाफिज मोहम्मद जमील, जैश का मोहम्मद हसन खान शामिल था। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना ने दिखा दिया कि आतंकवाद और आतंकवादियों के खात्मे के लिए भारत घर में घुसकर मार सकता है। पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई के जवाब में लाहौर, कराची, रावलपिंडी तक स्ट्राइक बता दिया कि जरूरत पड़ने पर भारत बड़ा मिलिट्री एक्शन लेने से नहीं चूकेगा। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने भारतीय सेनाओं का जबरदस्त कोऑर्डिनेशन देखा। पाकिस्तान की तरफ से हुए ड्रोन और मिसाइल अटैक नाकाम किए गए। भारत के अभेद्य डिफेंस सिस्टम की ताकत दिखाई। ब्रह्मोस मिसाइल से एयरबेस तबाह कर हाई एंड टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाई। हर फोरम पर भारत ने दुनिया को संदेश दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आतंकवाद के खिलाफ जंग में कई देश खुलकर साथ आए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस समेत कई देश भारत के साथ आ गए। ऑपरेशन सिंदूर ने एक तरफ बेगुनाहों की जान का बदला लिया तो दूसरी तरफ आतंकवाद और उसके आकाओं की कमर तोड़कर रख दी। तो ये कुल छोटी सी बात ये थी, आपके सबके समझ में आई। लेकिन उस मुल्क के जिसका जिक्र मैं कर रहा था, जिसके हाथ में कटोरा है और जो चंदे पे जिंदा है, लेकिन जिसकी ऐंठ है ऐसी, मेरी तरफ ना देखो, मैं उधर वाले की बात कर रहा हूं। मैं तो सच्चाई बता रहा हूं तुमको, तुम मेरी तरफ देखना चाहो तो देखो। और जिसकी ऐंठ ऐसी की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई। खैर कोई बात नहीं, बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराऊंगा। लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार चानन, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। दामोदर सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फैज खान साहब, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद इस्लाम साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यूके देवनाथ, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन, सर थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को सिर्फ इतना शुरू करना है कि सर मैं आपसे, मनोज जी, मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा, सामने लाना चाहूंगा, और मैं ये जानना चाहता हूं, जज्बा आपने देख लिया, और अगर आपको इसके जज्बे पे हाथ रखना है तो मैं बस सिर्फ इतना ही बोल देता हूं, जय हिंद। सर यहां से लाहौर तक आवाज चली जाएगी, पर मुझे जानना यह है कि व्हाट नेक्स्ट, हम कहां और क्या जमीन हमने पाई है वो उसको बताया जाए सर। आज का जो अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, सिर्फ सीज फायर हुआ है, और जो सरकार का अंदेशा या आदेश है सर अपनी सेनाओं को, सेना उसके लिए हमेशा तैयार है और उस हुक्म को तुरंत करने के लिए बरपर। सेना को एक काम दिया गया आपको कि वो हमें बिल्कुल क्लियर था, फोकस था कि हमें आतंकी जो अड्डे हैं उन पर मारना है। और पाकिस्तान के हार्टलैंड, पहली बार हो रहा था कि पाकिस्तान के हार्टलैंड पंजाब में घुस के मारना, वो किया, बिल्कुल किया। भावलपुर में जो टुकाई की और जो ठिकाना था जिसको ये कहते हैं वो मस्जिद थी, वो मस्जिद नहीं एक ट्रेनिंग सेंटर था, और उसको बर्बाद करके एक सटीक मैसेज पास किया गया कि आप जहां पे भी ट्रेनिंग करेंगे हम आपको ढूंढेंगे और आपको मारेंगे। ये लेकिन अब भी लोग कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। बातचीत का क्या ये समय? बातचीत जरूर कीजिए। आप ही के डीजीएम ने फोन किया था हमें, हमने नहीं पूछा उसको क्या पाई है हमारे पास। उन्होंने हमको कल 3:30 बजे फोन किया कि आप सीज फायर की बातचीत कीजिए। उसके बाद ही हमारी सरकार ने फैसला लिया। तकरीबन 5, 5:30 बजे जब फॉरेन सेक्रेटरी बिस्री साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आज से अभी सीज फायर लागू है, पर ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। क्या नाम है आपका? इंशु पवन। कहां से आना हुआ? मैं लक्ष्मी नगर से। बिल्कुल ऑफ कोर्स बातचीत करेंगे आपसे। फैज भाई, मैं आपको बुलाना चाहता हूं। तमाम कोशिशें हुई, बांटने की कोशिश से शुरू हुई थी बात कहां से शुरू हुई थी? बांटने से, कि तुम्हारा धर्म क्या है। तो हम तो खड़े रहे मजबूती के साथ, जहां थे वहीं पे खड़े रहे मजबूती के साथ। अब सवाल यह आता है कि नेक्स्ट क्या, और हमने क्या पाया। ये तमाम सारे लोग कहते हैं हमें तो बस बात अगर करनी है तो पीओके पे करनी है, पीओके पे आओ बात करते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान एक भिखारी राष्ट्र है
और आज से नहीं है। जैसे ही उसका जन्म होता है सबसे पहले भीख देते हैं बापू, हमारे महात्मा गांधी 55 करोड़ रुपए उसे खाना खाने के लिए देते हैं। फिर कहता है बापू खाना तो खा लिया, प्यास लगी है। तो फिर आते हैं चाचा, 1960 में उन्हें सिंधु का जल देते हैं, हमारा खाया हमारा पिया, इतने से चैन नहीं आया तो सऊदी अरब में गए भीख मांगने, 10,000 भिखारी पकड़ा है, उससे चैन नहीं आया। फिर भी हमारे यहाँ गोलाबारी की सब कुछ खत्म हो गया। तो अभी सेना के अधिकारी बता रहे कि उनका डीजीएमओ आकर हमारे पैर पकड़ता है कि भैया 2 दिन की गोलाबारी का सामान था, खत्म हो गया, माफ कर दो। तो हमने माफ किया तो फिर दौड़ा आईएमएफ के पास, फिर वहां से भीख मांग कर लाया, चंदा लेकर आया है। लेकिन याद रखना ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सीज फायर हुआ है। यदि पाकिस्तान थोड़ी सी भी गलती करता है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यदि वो अविवेकी हुआ तो पाकिस्तान का नष्ट होना तय है। क्योंकि पाकिस्तान, और तुर्की को भी मैं कहना चाहूंगा, तुर्की वहां से आ रहा है पाकिस्तान का साथ देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है। अरे जब तेरे यहां पर तूफान आया था, भूकंप आया था, तो भारत ने मदद की। और भारत कितना स्ट्रांग है तुर्की जानता है। 1918 में दलपत सिंह शेखावत भारत से गए थे 1918 में, और तुर्की के सेना के कमांडर को बुला के थप्पड़ मार के मार दिया था तुर्की के सेना कमांडर को। तो भारत से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करना तुर्की। कुरान शरीफ कहता है एहसान का बदला एहसान से दो। तुर्की और पाकिस्तान एहसान का बदला एहसान फरामोशी से चुकाएंगे, तो उसका बदला उनको चुकाना होगा। और भारत में जो लोग अनावस्था दोष के शिकार हैं कि हमेशा सेना और मोदी के खिलाफ जाना है, तो मैं एक बात उनके लिए कहना चाहूंगा। ऑपरेशन जब आतंकियों ने हमला किया, हमारे देश को तोड़ने की कोशिश की, देश टूटा नहीं। कर्नल सोफिया कुरैशी सामने आई, विंग कमांडर व्योमिका सिंह सामने आई, पाकिस्तान के 8 आतंकवादी ठिकानों को मारा, तो कहने लगे से नो टू वॉर। अरे यार अभी कह रहे थे कि बदला लो, और जब पाकिस्तान को मारने लगे तो कहते हो से नो टू वॉर। और मोदी जी ने अभी सीज फायर किया तो कहते हो इंदिरा गांधी की तरफ दम नहीं है मोदी जी में, और मोदी जी आज रात को फिर पेल देंगे तो बोलोगे मोदी जी ने चीटिंग। बेटा वहां जाके बैठ जाओ, वहां जाके बैठ जाओ। बड़ा मुश्किल है। अभी तो शुरू हो गई, यहां भी बातचीत शुरू हो गई है। लोगों ने कहा बातचीत शुरू हो गई। अमूमन इतवार को मैं नहीं आता शो करने, मुझे याद भी नहीं मैंने इतवार में कब शो किया था। ये परिवार कहां से आया है मैं जानना चाहता हूं। आपके पड़ोस उन्नाव से आए। अच्छा, उन्नाव से आए। हमें पड़ोसी समझ लीजिए बस। उन्नाव में कहां से आए? प्रॉपर उन्नाव से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अवध के क्षेत्र से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग सेना में वहां से जाते हैं, बहुत सारे लोग सेना में वहां के लोग हैं। मैं बात जिसका जिक्र कर रहा था और जिक्र जहां पे हो रहा था लगातार, जिसका जिक्र बना हुआ था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आखिर हुआ क्या। वहां के डीजीएमओ ने, जैसा कि जिक्र कर रहे थे मनोज, लेफ्टिनेंट कर्नल, उन्होंने कहा कि वहां से रिक्वेस्ट है कि हमको यह युद्ध जो है अब यहीं पे सीज फायर कर देना चाहिए, क्योंकि नुकसान ठीक ठाक हुआ था। और वो जानता था कि ज्यादा दिन टिक पाएंगे नहीं, और टिकना मुश्किल है, क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा हो गया, और भारत ने प्लान कर लिया था कि ना आप ये चलेगा नहीं, तो बार बार ये जो टोका टाकी थी ये लंबी हो रही थी। और टोका टाकी से मेरा मतलब ये जो बार बार आपको IC-814 का किस्सा क्या भूल गया? वो कात्याल याद, वो शख्स जिसको एक ही शख्स उसमें शहीद हुआ, मैं तो शहीद शब्द इस्तेमाल करता हूं, उसकी भी नई शादी हुई थी। बहुत सारे लोग यहां जो मौजूद हैं उनको मालूम होगा, जो बहुत सारे लोग अभी जवान हुए हैं इस दरमियान, उनको शायद वो शख्स भूल गया होगा। लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं? बिल्कुल नहीं, मुझे याद है IC-814 का वो किस्सा। वो एक ही शख्स था। और तुम कहते हो हमारे यहां आतंकी नहीं है, तो वो कौन चचा थे जो तुम जिनको लेके गए थे पाकिस्तान में? वो कौन थे तुम्हारे? ये सवाल है, सवाल पूछना चाहिए। जो तुम कहते हो हमारे यहाँ ना 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 वो आतंकवादी, कैसे 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 झूठ बोला जाता है। अगर बच्चों को सीखना है सबक की किताब में तो वो वहीं पे मिलेगा। जी मैं मनोज आ रहा हूं। जी जनाब। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भारत ने जिस तरह से इस बार साहस दिखाया है वो बहुत ही मुश्किल से आपको ढूंढने से मिलेगा। किसी भी परमाणु संपन्न
देश के 7 प्रमुख मिलिट्री बेस या जो उनके आतंकवादी के जो ट्रेनिंग ठिकाने थे, मैं उनको मिलिट्री बेस इसलिए बोलूंगा कि उनके जो अभी एक मिनिस्टर थे रक्षा मंत्री, ये कोई छोटी बात नहीं थी सर, मैं आगे खड़ा करना चाहूंगा आपको जी, आसान बात नहीं तो है। आपको भारतीय सेना और भारत की इस उपलब्धि पे गर्व होना चाहिए कि किसी परमाणु संपन्न देश के 7 प्रमुख ठिकानों पर जो आतंकवादियों को पोषित करने के ठिकाने थे, ट्रेनिंग कैंप थे, उन पे भारत की सशस्त्र सेनाओं ने स्ट्राइक करके उनको नेस्ता नाबूद किया। और कहीं ना कहीं उनके रक्षा मंत्री ने संसद में बात मानी कि हमारे यहाँ जो ये मदरसे बने हुए थे, ये हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस थे, जहां पे हमारे जो मदरसे के छात्र हैं वो आगे चल के हमारे साथ लड़ाई में हिस्सा लेते। तो इसका मतलब था कि वहां पर आतंकवादी छिपे हुए थे। इसके अलावा अब्दुल रईफ को मारा गया, जो कि डेनियल पर के अपहरण में और उसकी बिहेडिंग में शामिल था, एक प्रमुख पत्रकार जो ज्यूज था, सिर्फ उसको इसलिए पाकिस्तानियों ने मारा था, उसका बदला भारत ने लिया। 10 साल लग गए थे अमेरिका को ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में, लेकिन भारत ने अपना बदला महज 10 दिन के अंदर लिया। यह भी बहुत बड़ी काबिल तारीफ। सर मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, कैसा मुल्क है। आज मैं अखबार पढ़ रहा था तो अखबार के पन्ने पलटते पलटते मैं एक रेफरेंस में, जनाब डिफेंस के एक्सपर्ट्स यहां पे बैठे हैं सर, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड सर, पन्ने पलट रहा था अखबार के, उसमें एक स्टोरी थी, मैंने पढ़ा उस स्टोरी को कि उनका एक परमाणु विशेषज्ञ, उसके पास भी है, अब वो कैसा है, किस स्थिति का है ये मुझे नहीं मालूम, ये तो यही बताएंगे एक्सपर्ट्स। परमाणु संपन्न देश कहा जाता है उसे पाकिस्तान को, तो जो जिन्होंने हेल्प करी, जो उनके साथ, जो उनके साइंटिस्ट, जो उनके वैज्ञानिक थे, तो जब वो रिटायर हो गए तो क्या काम कर रहे थे मालूम है? पूछो, बताओ, जोर से पूछोगे तभी बताऊंगा, वैसे नहीं बताऊंगा, बड़ी गहरी चीज है वो। ना मूंगफली तो बेच रहा होता तब बहुत बढ़िया बात थी, तो मैं बताता ही नहीं। वो जिन्न को पकड़ रहे थे, जी जनाब आली, वो जिन्नों को पकड़ने का उनके बाप, और मैं बताऊं वो प्रवक्ता हैं वहां से, उनके बाप वो साइंटिस्ट हैं, वो जिन्नों को पकड़ रहे थे। और जिन्न काहे के लिए पकड़ रहे थे? बोतलों में, ये बात सच है, स्टोरी बता रहा हूं आज। वो जिन्न इसलिए पकड़ रहे थे कि उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ऐसा तो मुल्क है, ऐसा तो मुल्क है, मैं उस मुल्क के बारे में क्या बात करूं, लेकिन ये समय, लेकिन करें क्या, ये मेरा पड़ोसी है बगल का। अपने पड़ोसी को बदल पाना बड़ा मुश्किल है, वो हो ही नहीं सकता, बदल नहीं पाएंगे पड़ोसी को। और वो खुराफाती हो तो समय जाया होता है, हमें बात कुछ और करनी थी, लेकिन करना हमें वही पड़ रहा है। ये मेरी परेशानी, ये मेरा दुख है, और कोई दुख नहीं है, यही मेरा दुख है कि मुझे बात कुछ और करनी थी। जनाब आली आगे आइए, हाँ मोबाइल लिया, आगे आइए ना। कहां से आना हुआ? नबी करीम से। नबी करीम से। तो जो मैं बता रहा था, वहां के वैज्ञानिक हैं, परमाणु वैज्ञानिक हैं, रिटायर हो गए, तो वो बोतलों में जिन्न पकड़ने का काम करने लगे। और ये कोई किस्सा गोई का फन नहीं बता रहे हैं कि मैं कोई किस्सा गो जगह से आया हूं, तो आज अखबार पलटेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। मैं तो अखबारों का जिक्र कर रहा था, और वो जिन्न पकड़ते पकड़ते अफगानिस्तान तक चले गए, पाकिस्तान। हाँ जी, आपको हंसी आ रही होगी, वो अफगानिस्तान तक चले गए भाईजान, और वहां जाके वो ओसामा बिन लादेन से मिल लिए। और ये आज के अखबारों में है, जिक्र है, मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, मैंने माथा पकड़ लिया। कहानी, जो बात, जो जिक्र, जो स्टोरी अखबार में पढ़ी, वो जिक्र मैंने कर दिया। लेकिन सच है कि वहां से जो खबरें भी अखबार में छपती हैं, वो ऐसी ही छपती हैं। ये है वो मुल्क। जी, नाउ प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस कम। तो सबसे पहले मैं बताऊं, पाकिस्तान एक ऐसा देश है, परमाणु की जो स्टोरी सुनाई वो DGISPR के पिताजी हैं, जिनकी बात आप कर रहे थे। वो टीवी में दिखाई देते हैं, वो टीवी में आते हैं, वो जो वहां के दिखते हैं, लेफ्टिनेंट मेजर जनरल, बिल्कुल। और उनके पिताजी का जिक्र कर रहा था मैं। ऐसी हिस्ट्री है पाकिस्तान की, उनके परमाणु वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में परमाणु बम अनऑथराइज तरीके से उसकी टेक्निक चोरी करके नॉर्थ कोरिया से, तमाम जगह से चोरी करके उन्होंने परमाणु बम काहे बनाया? हमारे यहां वो जो लड़का नकल करता उसको मारते पीछे से, कान के पीछे से, तो चोरी करके ये, हाँ, चोरी ब्लैकमेल करने के लिए, हाँ, ब्लैकमेल करने के। वो ऐसा ही है, मैंने कहा ना, मुल्क जो ऐसा है कि चंदे पे जिंदा हो और हाथ में कटोरा हो, तो यही होता है। सब प्लीज कंप्लीट। तो उसके बाद जो ये सब चीजों के बाद एक ऐसा मुल्क जो गधों को बेच के अपनी इनकम चलाता है, इसके बाद कटोरा लेके खड़ा होता है। अभी IMF के पास गया था बेल आउट पैकेज के लिए।
आप उधार लेके लड़ाई करोगे भारत के साथ, जिसका 80% रक्षा उत्पादन पे हम आत्मनिर्भर है। हमारी जो आकाश मिसाइल है पूरी हमारी अपनी डिफेंस प्रणाली है, जिसने तुम्हारी शाहीन और फतेह जैसी मिसाइलों को खेतों पे गिरा दिया। तो तुम हमसे मुकाबला करने चलो। और इसके बाद जो सबसे सर वो ये कहते हैं कि हमने भारत को विवश कर दिया, वो ये कह रहे हैं। अगर उन्होंने विवश कर दिया था तो उनसे पूछो आप कि आप लोन लेने क्यों चले गए थे। लोन लेके कोई दुनिया में लड़ाई लड़ पाता है। और इसके बाद कॉल उन्होंने हमारे डीजीएमओ को किया था। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खबरें भी हैं कि आपको जब हमने उनके पाकिस्तान के 60 ठिकानों को नष्ट किया, आप उनके जनाजे में देखिए, पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा था कैसे उनकी सेना आतंकवादियों के ठिकाने, आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हो रही थी। कितनी बड़ी किरकिरी हो रही थी वहां पे पाकिस्तान की। और इसके साथ साथ जितने विजुअल्स आए, वीडियो गेम के फुटेज निकाल के उनकी एयरफोर्स वीडियो डाल रही थी अपनी सेना का मनोबल ऊंचा रखने के लिए। यह भी एक हिस्ट्री में कोई देश नहीं करता होगा जितना उन्होंने इस युद्ध में मार खाने के बाद अपनी इमेज बचाने के लिए। और अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ही बात करें तो यह सच है कि ग्रे लिस्ट में सबसे ज्यादा अगर कोई मुल्क रहा है, अभी हटा से 2020 में 22 में, आई एम सॉरी शैलेंद्र जी, 2022 में। और एक बहुत बड़ी बात मैं आप सबको बता दूं, बहावलपुर में जो भारत की सेना ने अटैक किया, बहावलपुर में उनका एक 31 कोर ऑफेंसिव कोर, जहां पे 1.5 लाख सैनिक होता है, उसका हेडक्वार्टर था। ऑफेंसिव यानी फाइटर्स हैं। यस, डिफेंस ऑफेंसिव कोर 31 कोर है जो उनकी डिफेंसिव कोर है, सॉरी, तो उसका हेडक्वार्टर था। हाँ, तो उस हेडक्वार्टर के पास जब उन्होंने जैश के मदरसे को ठोका भारतीय सेना ने, तो उनको पता लग गया कि अब हमारा कोई भी सैन्य मुख्यालय, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट भारत की जद से दूर नहीं है। ठीक उसके बाद हमने रावलपिंडी में जीएचक्यू के पास स्ट्राइक करी, उनको एक मैसेज देने के लिए कि अब आप सुधर जाओ, नहीं तो आपके नेस्ता नाबूद हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा आपके जितने भी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है। बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी परमाणु संपन्न देश के खिलाफ इतना अग्रेसिवली और इतना साहस के साथ स्ट्राइक करना। भारत की सशस्त्र सेनाओं की तारीफ करनी होगी और उन सभी रणनीतिकारों की जिन्होंने रणनीति बनाई पाकिस्तान को मैसेज देने के लिए। 3 दिन युद्ध नहीं चला, आप जाके अमेरिका की शरण में जा रहे हो, लोन ले रहे हो, क्या लड़ाई लड़ोगे आप हमारे साथ? कुछ गधे कम बिके होंगे, नहीं तो पैसा आ जाता थोड़ा बहुत और 1-2 दिन लड़ जाते। समझ में आ रहा? तुमको भी गुरु है? क्या नाम है तुम्हारा? विक्रम। गधे की बात हो रही तो तुम तुरंत हंसने लगते हो हैं जी? हाँ, मैं आ गया जी। ग्रुप कैप्टन, सवाल यह है कि पड़ोसी है हमारा वो, और पड़ोसी से बचा नहीं जा सकता। वो तो है, वो तो मुझे मालूम है, खुराफाती है। और बार बार जिसका जिक्र कर रहे हैं बाजी, बार बार जिसका उसका लगातार जिक्र बना हुआ है। अब वो कहता बातचीत करना है, और उसने कहा कि कश्मीर का जो एजेंडा है वो दूर नहीं है, वो है। उनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, अरे भाई कौन सा कश्मीर? तुम्हारे यहाँ जो 33% वही वाले कश्मीर की तो बात करनी है, कौन सी बात करनी है? ये लोग खामख्याली गलतफहमी में रहते हैं कि कश्मीर उनका है। कश्मीर तो हमेशा से ही हमारा रहा था, यही आंखों में चुभ रहा था। इनके आंखों में यही चुभता रहता है। बात यह है कि जब कश्मीर का राज्य था 47-48 में हमारे साथ विलय हो गया था, और यूनाइटेड नेशन ने तब बहुत क्लियरली कह दिया था कि प्लेबिसाइड कराओ, लेकिन प्लेबिसाइड के पहले अपनी फ़ौजों को वहाँ से हटाओ। और पाकिस्तान ने अपनी फ़ौजों को वहाँ से हटाया नहीं। हमारे जो कश्मीर का एरिया है, पिछले 1947-48 के बाद अगर आप देखें कितनी प्रगति हो गई है। सबसे अच्छी बात है कि हमारे कश्मीर में हम सब जाते हैं, हमें लगता है कि कश्मीर के लोग हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बहन हैं। हम में से जो वहाँ टूरिस्ट जा चुके हैं, हम देखते हैं कि कश्मीर में हर जगह पर सड़कें बन चुकी हैं, दूर दराज के गाँवों में मोबाइल टावर लग गए हैं, अस्पताल बन गए हैं, स्कूल खुल गए हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो POK है, वहाँ अगर आप जाएँ तो देखेंगे लोग कितने गरीब हैं, बहुत ही मजबूर हैं। पाकिस्तान के POK गाँव में बिजली नहीं जाती है, आज तक मोबाइल टावर नहीं है, सब लोग अनएम्प्लॉयमेंट के मार से। यही एक मसला है जो परेशानी का सबब बना हुआ। कहां से आना हुआ? हुजूर आ रहे हैं? कहां से आए? मथुरा। एक मिनट रुको, मथुरा से जी। राधे राधे। हाँ जनाब, कहना है कुछ? हाँ, यही कहना चाहता था कि CS-फायर तो हो गया है, लेकिन इसके लिए ये भारत माना कैसे? उसे तो जवाब देना चाहिए था। जवाब देना चाहिए था, माना कैसे? ये सवाल ऑफ कोर्स मनोज, आप लेफ्टिनेंट कर्नल जवाब देना चाहते हैं जी जनाब। जी देख जी, आपने हर प्रेस ब्रीफिंग में सुना है कि... एक मिनट जनाब, बिल्कुल आराम से रहिए, बराबर। थोड़ा ऑडियो तेज बढ़ाएंगे, सवाल पूछा जनता ने जी। फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री साहब ने क्या बोला? जब भी वो प्रेस ब्रीफिंग खत्म करते थे, वो एक ही शब्द बोलते थे कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, अगर आप जवाबी कार्रवाई करेंगे तो हम आपको उतना ही तगड़ा जवाब देंगे। एस्केलेशन का मतलब ये हुआ, आप तो समझते हैं, लेकिन आपने सवाल पूछा तो बहुत सारे लोगों के सवाल को, एस्केलेशन ये कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम भड़काना नहीं चाहते युद्ध। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ
आतंकवाद के खिलाफ थी, आतंकवाद के जो आपके अड्डे थे उनके खिलाफ थी, हमें उन्हें ही मारना था, उसके अलावा मुझे नहीं करना था। लेकिन आपने अगर युद्ध को एक्सकेलेट किया, बढ़ाया, तो हम उतना ही उसी रेशियो में आपको जवाब देंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक मैं बहुत अहम बात बताना चाहता हूं आप सभी को। पाकिस्तान कहता है कि हमें प्रूफ दीजिए, प्रमाण दीजिए कि हम ये कार्रवाई करते हैं। उनके डिफेंस मिनिस्टर और फॉर्मर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल, उन्होंने खुद टीवी चैनल्स के ऊपर बताया कि हमने ये ट्रेनिंग की है। पर हमने ट्रेनिंग की किसके लिए? अमेरिका के कहने के ऊपर, रशिया के खिलाफ, और उसके बाद जब अमेरिका खुद अफगानिस्तान में लड़ रहा था उनकी मदद कर रहे थे, और उसी पैसे से, उसी हथियारों के साथ उन्होंने वही टेररिस्ट को ट्रेन करके हमारे कश्मीर में हमारे सिटीजन्स को, हमारे ही लोगों को मरवाया। अब जब उनको इसका जवाब देना पड़ा तो उनको समझ आ गया कि ये हम भारत क्या कुछ कर सकता है। राइट, यू वांट टू ऐड समथिंग सर? जी, मैं बस यही ऐड करना चाहता हूं कि आप उनके स्टेटमेंट देखते जाइए, उनकी भाव भंगिमाएं देखते जाइए। कल का एक एक्सीडेंट बताता हूं, आप सब डॉट कनेक्ट करिएगा। जी, डॉट मतलब ये जो वो एक बात कही जा रही है, लेकिन उसके पीछे के जो संदर्भ हैं वो जोड़ने की कोशिश करिएगा। जी, कल यहीं पे मैं सो पे था जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, उसके बाद भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सबने बता दिया कि सीज फायर हो गया है। लेकिन रात में जब मिस्री साहब पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो हमारा विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ब्रीफिंग करते हैं कि अब सीज फायर का जवाब बहुत अच्छे से दिया जाएगा। यकीन करेंगे, रात को 12 बजे उनका प्रधानमंत्री आके पूरे देश को कहता है हमने युद्ध जीत लिया और सीज फायर हो गया। बहुत बड़ी बात थी ये। इसके बाद एक स्टांस और बताता हूँ। देश के प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ ब्रीफिंग करते हैं एक दिन शाम को, डेट यही होगी 22 अप्रैल के बाद कुछ दिन पहले। एक पोस्टरिंग की जाती है, साइक वार का एक साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है। जब फोटो इस तरह से रिलीज होती है तो साइकोलॉजिकल वारफेयर के तहत रिलीज की जाती है। और मैं आपको बताऊंगा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता क्या, मैं इसके बाद एक उदाहरण आपको दूंगा। शत्रु को एक मैसेजिंग दी जाती है। उस दिन रात को 1 बजे उसके सूचना प्रसारण मंत्री पूरी दुनिया से चिल्ला रहे थे कि आज भारत हमें मारेगा। तो यह है भारत की क्षमता और यह है भारत का सैन्य नेतृत्व और यह है भारत के रणनीतिकारों की रणनीति, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने खुद चिल्लाता है कि हमें मारा जाएगा या मारे जा रहे हैं। साइकोलॉजिकल क्या होता है? क्या एक तो फिजिकल ये कि मैंने टारगेट लिए और मैंने टारगेट हिट कर दिए पंजाब में, उसके हार्टलेट पे मारा जाके। लेकिन साइकोलॉजिकल वॉर जो है वो ये कि हमने आपको मारा तो, लेकिन पहले पूछा कि कहां रहते हैं आप? मिसाल, कहां रहते हैं? दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में कहां? कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस में कहां? सीपी में। सीपी में किस जगह? बस प्राइम प्रॉपर हनुमान मंदिर। अरे एफ ब्लॉक में, सी ब्लॉक में, हनुमान मंदिर। मैं हनुमान मंदिर में ही पहुंच के आपको थपड़िया दूं कस के। ये होता है साइकोलॉजिकल। मैंने मारा आपको, और जब पंजाब में पाकिस्तान को मारा जाता है तो पाकिस्तान की चोट बताए कहां लगती है? जो बता देगा उसको आज एक चॉकलेट है। हाँ? अरे ना, तुम तो इतने सीधे नहीं हो बेटा। कहां चोट लगती है बताओ? यहां लगती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पंजाब में मारा जाए, वो बावलपुर में मारा उसको सबसे ज्यादा, तो वहीं पे उसको, ये साइकोलॉजिकल है कि मैंने तुम्हें पूछा तुम कहां रहते हो, तुमने बताया हम यहां रहते हैं। अच्छा, तुम यहां रहते हो, तुम्हारे घर का पता क्या है? बोले घर का पता ये है। बोले ठीक है, हम आते हैं। ये कहते हैं ना कि हम तुम्हें घर पे देखेंगे तुम्हारे, तो तुम्हारे घर में जाके तुम्हें घर पे देखा। ये हुआ साइकोलॉजिकल। जी जनाब, क्या नाम है आपका? पीयूष नाम है मेरा। हाँ जी पीयूष जी। सर, जैसा बोल रहे थे, सीज फायर और ऑपरेशन को एंड करने में बहुत डिफरेंस है। हमारा जो तरीका होता है वो डिफेंसिव ऑफेंस का होता है, और हम प्रोपोर्शनेट रिस्पांस में बिलीव करते हैं, जिसको अनुपातिक जवाब कहा जाता है, कि जिस मात्रा में हम पे अटैक होगा उसी मात्रा में हम इक्वली जवाब देंगे। और मैं बस 2 लाइन ये बोलना चाहता हूँ कि हम उस भारत से आते हैं जहाँ पे गांव के लोग बिना डरे अपने हाथों से मिसाइल उठा के आर्मी को दे देते हैं। क्या बात है भाई, अंदर आओ यार, क्या बात है। बोले बगैर डगे मिसाइल उठाते हैं जैसलमेर में और उठा के दे देते हैं। और हम उस भारत से आते हैं जहाँ पे लाखों युवा लाइन में लग के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं जंग पे जाने। अब इसमें तो मुझे बोलने दो यार, मैं भी बहुत कमजोर आदमी हूँ, वैसे दिल का बड़ा कमजोर आदमी हूँ, लेकिन एक बार बोल ले दो, भारत माता की। हम उस देश से आते हैं जहां पे लाइन लगा के महिलाएं भी खड़ी होती हैं, कहती कि मुझे भी जाना है। आपको चुपचाप खड़े रहिएगा जी। और सर, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जब धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है और उसमें जितनी भी जानें जाती हैं, चाहे आतंकवादियों की जाए या मासूम लोगों की जाए, उन सारी जानों का जाने का जो पाप होता है वो उसके सर पे जाता है जिसने जंग शुरू करी, जो कि पाकिस्तान है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि
आप सिर्फ हमारी कंट्री को आर्मी 1-on-1 आर्मी की लड़ाई में कभी नहीं हरा सकते। आप सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर सकते हो, हमारे बीच में फूट डाल सकते हो। लेकिन मैं आपको अभी बताना चाहता हूं कि हम लोग ने ऑपरेशन खत्म नहीं किया है। आप जितना हमें जिस तरीके से आप अटैक करोगे, हम उसी तरीके से जवाब देंगे, और हम भी तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक हम आपको तोड़ेंगे नहीं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। पीयूष जी कहाँ के रहने वाले हैं? नोएडा के। जी जनाब तशरीफ रखिए, सामने आगे आइए। जी शैलेंद्र जी। वाह प्रतीक जी, चूंकि विषय युद्ध का है, हाँ, तो मेरा ये मानना है कि आज मैं जवाब बुलेट पॉइंट्स के साथ में दूंगा। क्या बात है शैलेंद्र जी, आगे आइए। वैसे तो ये अर्थतंत्र के माहिर आदमी हैं, अर्थ बता सकते हैं पाकिस्तान का कहाँ कहाँ चंदा क्यों लेना पड़ता है। भाई ये भी तो पाजी दिमाग में आना होगा बात कि ये बार बार चंदा मांगता क्यों है, चंदा कहाँ जाता है, उसका पैसा जाता कहाँ है, उसको इतनी किश्तों में पैसा देना है, ये चंदा मांगता क्यों है, चंदा जाता कहाँ है। और लोगों ने कहा कि ये इस बार जो चंदा मिला है ये एक बार फिर से कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा और अपने हथियारों की तरफ मुंह मोड़ेगा। लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने बोला। जी प्रतीक जी, तो मेरा जो जवाब है, जो विश्लेषण है, वो स्पष्टीकरण और जो तुष्टीकरण के बीच का है। अभी एक प्रश्न आया, जरा ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न आया कि हमें सीज फायर करके मिला क्या है। तो एज ए लेमैन समझने का प्रयास कीजिए कि सीज फायर जस्ट लाइक अ कंडीशनल बेल है, कंडीशनल बेल है और कुछ नहीं है। वो कैसे? जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे उनमें कोई एक पे भी रिलैक्सेशन नहीं है, चाहे सिंधु जल समझौता हो या जो है पासपोर्ट्स पे बैन की बात हो, जितने थे एज इट इज हैं। और आर्टिकल 370 मैं और पीछे जा रहा हूं, 1948, 1965, 1971 3 बार फुल फ्लश बार हुआ। मेरा हमेशा यह मानना है, पूरी वैश्विक परिस्थिति में जितने भी डायरेक्ट फेस ऑफ होते हैं, 99% डायरेक्ट फेस ऑफ में जो आप हारते हैं, जो 99%। क्यों? क्योंकि वॉर का जो फॉर्मेट है वो 3 पैटर्न पे है। डायरेक्ट फेस ऑफ हो गया, इकोनॉमिकल हो गया और डिप्लोमेसी हो गई। 48 में भी आप जो हमारी सेनाएं जीती थी साहब, लेकिन आप समझौते की टेबल पे हार के आ गए थे। 65 में भी यही हुआ था, आप समझौते की टेबल पे हार के आ गए थे। और सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो कहा जाता है कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जो कि पूर्वी पाकिस्तान पहले से ही जो है आपकी स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहा था, जो है आपके लिए इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। 90,000 से ज्यादा सैनिक आपने बंदी बना लिए थे और फिर भी क्या नाम आपने जो मौका था उसको गवा दिया। ताशकंद समझौता, शिमला समझौता अगर पढ़ेंगे तो जीत के बाद जो वो एक तरफा जो होता है। लेकिन मैं अभी की बात करूंगा, अगर तब की सरकारें बहुत मजबूत होती तो हमारे अंदर की जो व्यवस्था है, जो जड़ है बुनियादी कश्मीर, उसके अंदर आर्टिकल 370 आजादी की बात। मैं एक मिनट देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे मालूम है डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है और हम सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि नीचे चला रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़ लेंगे, खाली चित्र ना चलाएं, अच्छा नहीं लगता। वो टेलीविजन में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। नीचे देख रहे हैं हम लोग कि आप चला रहे हैं, कुछ देर में डीजीएमओ की बैठक, कुछ देर में डीजीएमओ की ब्रीफिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं, आधा चित्र से बनता नहीं। जी तो मैं ये बात कर रहा था, मैं अभी की बात कर रहा हूं। मैंने कहा ना कंडीशनल बेल है और आर्टिकल 370 जिसके लिए इतना है तौबा, इतना जो भ्रम और भय की स्थिति उत्पन्न की थी कि अगर उसके साथ छेड़छाड़ की गई तो पता नहीं हिंदुस्तान में क्या हो जाएगा। आप सब ने देखा 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के बाद लद्दाख में आज देखिए, और जिस जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या 20 लाख से कम होती थी प्रतिवर्ष, आज 2 करोड़ 11 लाख 2024 का डाटा है। अरे यही तो आंखों में गड़ रहा था, यही तो आंखों में दर्द था कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग कैसे पहुंच रहे हैं, यही तो दर्द था। कहां से आना हुआ सर? आगरा से सर। आगरा से। क्या नाम है साहब? रमेश चंद्र। रमेश चंद्र, मोहब्बत की सिटी से आए हैं आप, प्रेम की। कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहता हूँ हमारी विजय हुई है साहब, हमारी विजय हुई है। विजय हुई बिल्कुल, और अभी और मारना है, अभी और मारना है। अगर तुम नहीं माने तो अभी तो और मारना है। जी ऑफ कोर्स शैलेंद्र जी, वेरी गुड, वेरी क्विक। प्रश्न कर रहा हूं कि मान लीजिए जो तमाम देश, अन्य देशों में जो मीडिया ब्रीफिंग्स होती है, जो आपके इंटरनल ट्रांसफर है, आप भली बात उससे वाकिफ होंगे। हमारा जो है फॉरेन डिपार्टमेंट हर उसके बाद जो है फेस ऑफ के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, एविडेंसेस के साथ में जो लोग आ रहे थे कि हमने यहाँ ये देखिए ये हमने अचीव किया। जो पाकिस्तान से कुछ मिला आपको? कुछ मिला क्या? तो भैया हम किस बात पे भरोसा कर ले? सबसे बड़ी बात, जो अपने को कहता है कि मैं सो कॉल्ड न्यूक्लियर पावर हूं, मेरे को डिफेंस का भी अच्छा अध्ययन है, मैं इसलिए उस पर आ रहा हूं। इनका जो सबसे स्ट्रैटेजिकली स्ट्रॉन्ग जो बेस है सरगोदा, जिसके आसपास सराउंडिंग कहा जाता है कि भैया हमारा यहाँ न्यूक्लियर सारा एस्टेब्लिशमेंट वही है, ये सब लोग बताएंगे सरगोदा एयरबेस की क्या हालत की है इंडिया ने। जो और F-16 मैन्युफैक्चर्ड बाय यूएस, लॉकहीड मार्टिन ने बनाया।
JF-17 चाइना ने बनाया, कितने मार के गिराए? अरे भैया तुम्हारे जितने तुमने इंपोर्ट किए लास्ट मूवमेंट में, वो सब के सब तो फाइटर जेट आपके युद्ध में नीचे। देखिए, मुझे तो कोई ज्यादा डिफेंस पता नहीं है, डिफेंस के मामलों को भी नहीं जानकार हूं, रक्षा विशेषज्ञ हूं नहीं। ये सारे लोग रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, मैं तो ज्यादा नहीं जानता। मैं तो सिर्फ देखो जो ये जानता हूं कि रिपोर्टिंग करता रहा हूं, कभी इधर की कभी उधर की, कहीं यहां लगाओ। 17 साल अपने 27 साल के कैरियर में रिपोर्टिंग में ही रहा। मैं तो एक ही बात जानता हूं, अगर किसी को 2 बार थप्पड़ मारो तो वो कहता कि तुम्हें पता कि मैं कहां से हूं, मेरे पापा कौन है, क्योंकि वो जीत नहीं सकता, तो वो कहता मेरे पापा कौन है, तुम्हें पता है? बोले कौन है? मेरे पापा दरोगा हैं। ज्यादा ना मत बोला। तो ये प्रमाण तो बस सिर्फ यही है। पाकिस्तान को जब भी कान पकड़ के हिला दिया जाता है ऐसे ऐसे, तो तुम्हें पता है मेरे पास परमाणु है, मेरे पास परमाणु है। बोले मेरे पास ये है जी, ऑफ कोर्स। मैं कह रहा हूं अगर सरगोदा एयरबेस इनका नष्ट नाबूद हो गया है तो परमाणु बम कैसे फेंकोगे? एनीवे वो तो खैर अलग की मसला है जी। उसके बाद तो सच में बताऊं, मुझे पता है, उसके बाद तो फिर नक्शा निश्चित तौर से बदलना है जी। नहीं, वो वहां तक नहीं सर, जी। सबसे पहले तो भारत माता की, भाई जोर से बोल दो। क्या बात है? भारत माता की, भारत माता की जय। सर पाकिस्तान के जो हथियार हैं वो उधारी में लिए हुए हैं। अरे गजब है भाई। हाँ जी, उधारी में। हाँ। और उधारी में तो सीले हुए पटाखे ही मिलते हैं, फुस। और सर परमाणु हथियार परमाणु करता है, वे सारे गिरवी रखे हुए हैं। वहां 2 इंडस्ट्री है, एक भिखारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक आतंकवादी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसको हमारी सेना के मजबूत अफसर सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह जी ध्वस्त कर चुके हैं। एक इंडस्ट्री अब सिर्फ कटोरा हाथ में रह गया। मांगो भीख, कहाँ मांगोगे? मांगो भीख। मुझे शिकायत है बहुत सारे लोगों से भी, उन सारे लोगों से जो दुनिया में तमाम सारी जियो पॉलिटिक्स पे बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं और अपनी राय रखते हैं। उनकी राय बड़ी कीमती मानी जाती है। हम तो फुटपाथ पे शो करने वाले लोग हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि जब आप बराबर बार बेल आउट शब्द यूज करते हैं, आप बेल आउट करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब यहां पर जितने लोग मौजूद हैं वो सारे के सारे मतलब जानते हैं कि तुम्हें बार बार पैसा दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है और उस पैसे का इस्तेमाल कहां होता है। एवरीबॉडी नो। फैज साहब प्लीज कम फॉरवर्ड। ये लोग हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ इतनी टेक्निकल बातें कर रहे हैं, आप लोग को सबको प्रणाम है। ये बात हमको समझ आ रही है, यहाँ के दर्शकों को समझ आ रही है, पाकिस्तान वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि उनसे जब CNN पूछता है कि जी आपने 5 राफेल भारत के मार गिराए, सबूत दो, तो कहते जी इंस्टाग्राम में देख लो, और वो दिखाते हैं वीडियो गेम वाला वीडियो की देखो हम मार गिराए हैं। क्योंकि उनके यहाँ क्या चल रहा है, ये टेक्निकल बातें नहीं चल रही है, जिन्न पकड़ा जा रहा है भारत को हराने के लिए। पहली बात ये, आज भी उनके मदरसों में पढ़ाया जा रहा है कि पृथ्वी फ्लैट है। अब जो पृथ्वी फ्लैट मान के मिसाइल बनाएगा और एयरप्लेन बनाएगा तो समझ जाओ क्या बात है जनाब, गजब। सर ऑफिशियल वहां मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान का टीवी चैनल खोल कर देखे तो वहां का जो मेन टीचर है, जो कह रहे हैं ना मेन रक्षा विशेषज्ञ का बाप जिन्न पकड़ रहा है, वहां के मेन प्रोफेसर लोग बता रहे हैं, बच्चा बोल रहा है जी। अच्छा, वो जिन्न पकड़ना जो था वो सुना ना आपने कि वो जिन्न जो था बोतल में था जिन्न, तो वो पकड़ते पकड़ते अफगानिस्तान तक चले गए। गजब। अब वो वहां के विशेषज्ञ हैं, परमाणु विशेषज्ञ। मैंने तो आज अखबार में जब पन्ने पलटे तो देखा, माथा पकड़ लिया। मैंने जितने लोग आज मिले मैंने सबको ये कहानी सुनाई। मैंने कहा कि ऐसा भी होता है क्या कि आज के समय में कोई हमारे मुल्क में कोई सामान्य सा भी आदमी ये नहीं कहेगा कि ये जिन्न क्या है और जिन्न के ये पीछे पकड़ना चाहिए और इससे पकड़ के कोई इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती। जनाबे अली, इसमें कोई विश्वास करेगा कि जिन्न जिन्नात? बिल्कुल नहीं। है जी? बिल्कुल नहीं। जोर से बोलिए। बिल्कुल नहीं। और यहां से जोर से बोले, नाम के साथ बोलिए। जाहिद हुसैन। हाँ, जाहिद हुसैन। ये जाहिद हैं, वो जाहिल हैं। इन पे भरोसा है 100% नहीं, 1000%। ये मुल्क की ताकत है हमारी।
ये हमारी मुल्क की ताकत है। इनके लिए बोलिए 100 बार ताली बजाइए। अब वो जाहिल हैं जो जिन में बोतल में जिन पकड़ते घूम रहे हैं कि यहां जिन है, अरे आओ हमारे यहां।